नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में जानेंगे। इस अध्याय को खोलते ही आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाई देंगे जो कि मैं अपनी हर वीडियो में डालता हूं। वह वो बिंदु होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपका नज़र उन पर विशेष रूप से पड़े। दूसरे, इस अध्याय के खोलते ही आपको कुछ चित्र इसमें दिखाई देंगे जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। पानी, भोजन, चिकित्सा के दूसरे उपकरण जैसे अस्पताल का चित्र, डॉक्टर का चित्र, और इसी प्रकार से दूसरे पेज पर भी आपको कुछ महिलाएं पानी लाती हुई दिखाई देंगी। एक गाड़ी जिस पर प्लस का निशान है लाल, उसके नीचे आपको डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद आपको कुछ नर्सें या डॉक्टर सफ़ेद ड्रेस में दिखाई देंगी, और उसके बराबर में आपको एक पानी की टोंटी के सामने रखे हुए बहुत से बर्तन दिखाई देंगे जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर पानी की कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम लोगों की अपेक्षा होती है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भवन निर्माण, सड़क निर्माण और बिजली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना है, लेकिन इसका इतना ही अर्थ नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए अच्छा पानी पीने की उदाहरण के लिए लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी, प्रदूषण रहित शुद्ध हवा, स्वच्छ निवास एवं पौष्टिक व भरपेट भोजन भी मिलना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि अपना कार्य चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ न करें, परंतु कई चिंता और कई डर मनुष्य को जीवन में तनावग्रस्त और अप्रसन्न कर देते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कोई पहलू को जानने के लिए एक तालिका बनाई गई है जिसमें तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि भारत के पास क्या क्या उपलब्धियां हैं और भारत में क्या क्या कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। तो उपलब्धियों के रूप में इन्होंने बताया है कि भारत के पास बहुत डॉक्टर हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार डॉक्टर हर साल बन जाते हैं हमारे देश में। लेकिन दूसरी तरफ बताया गया है कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो शहरों में रहना चाहते हैं, गाँव में कोई जाना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि हमारे यहाँ पर 1950 से लेकर आज तक किस प्रकार से अस्पतालों की संख्या बढ़ती चली गई है। और दूसरी ओर बताया गया है कि तपेदिक आदि ऐसी बीमारियां हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद से अभी तक भी इन पर हम काबू नहीं पा पाए हैं और इनमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में इलाज की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि दूसरे देशों के लोग आते हैं चिकित्सा कराने के लिए, जिसको हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, और यहाँ से उपचार करा के अपने देश में चले जाते हैं। दूसरी ओर बताया गया है कि हमारे देश में स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए। हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां हर बार होती हैं और हमें कई वायरस हर साल घेर लेते हैं। आगे भारत का विश्व में दवाई निर्माण में तीसरा स्थान बताया गया है। दूसरी ओर बताया गया है कि हमारे देश के जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से आधे बच्चे हर साल कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इस तालिका का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत की क्या स्थिति है। भारत में अनेक बीमारियां हैं जिनका अभी तक सही इलाज नहीं हो पाया है। बहुत डॉक्टर हैं परंतु उन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, टेस्ट करने के लिए अच्छी लैबें या प्रयोगशालाएं, अधिक व अच्छे एम्बुलेंस सुविधाएं, पर्याप्त रूप से ब्लड बैंक जहां पर मरीजों की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं और देखभाल उपलब्ध हो सके। सुविधाओं के चलाने के लिए इन सभी सुविधाओं को चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों व कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है जो इन रोगों की पहचान कर उनका इलाज कर सकें। इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाएं एवं यंत्र, मशीनें भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर
और अस्पताल आदि हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है, उन्हें हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। फिर भी तालिका का दूसरा स्तंभ हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी कमी है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अभ्यास में इन्हीं कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण है हाकिम शेख, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। और 1992 में एक शाम वो ट्रेन में चले जा रहे थे और किन्हीं कारण से वो गिर गए। गिरने के बाद उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से अस्पताल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ सुविधा नहीं थी। तीसरे अस्पताल में गए, वहाँ कोई और समस्या थी। इसी प्रकार से 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों को उन्होंने बदल दिया, लेकिन अंत में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पड़ा और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इस घटना से नाराज होकर हाकिम शेख ने इन सरकारी अस्पतालों पर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। दूसरी कहानी है इन चित्रों में दिखाए गए दो बच्चों की, जो अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है और अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। दोनों बच्चों की बातचीत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और एक बच्चा सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ। दोनों बच्चों को एक ही बीमारी थी, वायरल फीवर। और दोनों बच्चों के अनुभव को जब आप सुनेंगे तब आपको यह बात मालूम हो जाएगी कि किताब में इन चित्रों के माध्यम से आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है। दोनों दोस्त अमन और रंजन जब मिलते हैं तब चर्चा होती है और मालूम पड़ता है कि अमन जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने गया था, उसको वहाँ पर सुविधाएं तो बहुत कम मिली और देर भी हुई, परंतु उसका खर्चा बहुत कम हुआ। दूसरी ओर रंजन जो अच्छे और प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराने गया था, वहाँ इलाज तो जल्दी हुआ, परंतु पैसा ज़्यादा लगा और दवाई भी अनेक प्रकार की खानी पड़ी। इन दोनों कहानियों से पता चलता है हमारे यहाँ दो प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। नंबर 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, नंबर 2 निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। वो ग्राम स्तर पर भी हैं और शहरी स्तर पर भी। ग्राम स्तर पर उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, जहाँ पर 1 या 2 डॉक्टर होते हैं, और शहरी स्तर पर वो जिला अस्पताल या दूसरे अन्य सुविधा संपन्न अस्पतालों के रूप में विद्यमान होते हैं। इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं में अमन और हाकिम शेख ने अपना इलाज कराया था। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का वचन दिया है और उसको पूरा करने के लिए जगह जगह पर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं को चालू रखने के लिए प्रयोग करती है। बड़े बड़े राजमार्ग बनाना, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार, समाज कल्याण और आदि के सभी कार्य सरकार इन्हीं पैसे से करती है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा यदि आ जाती है या कोई अंतरिक्ष यान छोड़ना होता है या परमाणु परीक्षण करना होता है या देश के लिए कोई भी रचनात्मक कार्य करना होता है, उन कार्यों के लिए यह टैक्स का पैसा ही प्रयोग किया जाता है और उससे देश का विकास होता है।
हमने आपको हकीम शेख के प्रकरण के बारे में बताया था कि उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अदालत ने कहा, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अदालत ने यह भी कहा कि वह सरकार का कर्तव्य है कि मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास कई डॉक्टर अपनी दुकानों में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं और कई आपने बड़े नर्सिंग होम और छोटे नर्सिंग होम भी देखे होंगे। ये सभी डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं और यह भी हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यहाँ बराबर में आप देखेंगे, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल की जा रही है। किस प्रकार उनके पास सुरक्षित बेड हैं। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल खोल रही हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं चला रही हैं, दवाइयां बना रही हैं, बेच रही हैं, लेकिन ये सब केवल शहरों में है। ग्रामीण स्तरों पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सार्वजनिक अर्थात सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सेवा ही हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सेवाएं, सरकारी अस्पताल बहुत कम खुल रहे हैं। ऐसी दशा में लोगों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ही दौड़ना पड़ता है और विशेष तौर से शहरी क्षेत्रों में ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं ही अधिक दिखाई देती हैं। ये महंगी बहुत हैं। गरीब लोगों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी बीमारी की दवाइयाँ तक नहीं खरीद सकते और कई बार अपना मकान और दूसरी चीज़ें भी बेच देते हैं। हमारे देश में जेनरिक दवाइयाँ भी हैं। जेनरिक दवाइयों का अर्थ है कि उस साल्ट को लिखना जो केमिकल उस दवाई में पड़ा हुआ है। यदि डॉक्टर ऐसा लिखेंगे तो उसके लिए आसानी से दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध हो जाएंगी। हमारे यहाँ जन औषधि मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पर दाम भी कम हैं और दवाई भी अच्छी मिलती हैं। अभी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में एक जीप जिसके ऊपर लिखा है मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा दल। इसका अर्थ यह है कि यह गाड़ी गांव में आई है मरीजों के लिए, जो आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में, परसों तीसरे गांव में घूमती रहती है और जिसमें एक डॉक्टर होता है तथा दवाइयाँ होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए होती हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन के आती है, क्योंकि पहले उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है और जैसे ही कोई बीमारी आती है वह दोहरी मार देती है। पहले नंबर की बात तो ये कि उस बीमार के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरे यह है कि वह बीमार उठकर मजदूरी या खेत में काम या दूसरे प्रकार के काम नहीं कर सकता। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति पर बीमारी दोहरी मार डालती है। और यह बीमारी आने का कारण क्या है? अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा पानी नहीं मिलता, घर में साफ सफाई नहीं होती, अच्छा वातावरण नहीं मिलता और इस प्रकार से बार बार ये बीमारियां आती रहती हैं और बार बार उस गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति खराब होती रहती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरण
गरीब परिवारों में, महिलाओं के साथ और आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा देखे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को या जिनके पास कुछ नहीं है उन लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए। साथ ही साथ उन लोगों को का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर है। अर्थात उनके खाने पीने, रहने की और दूसरे रोजगार आदि की व्यवस्था यदि सही नहीं होगी तो वह बार बार उनका स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि वह भरपेट नहीं खा पाएंगे। हमारे देश में केरल एक प्रदेश है जो भारत के दक्षिण में है। देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक के बराबर में यहाँ पर ये है केरल। ये एक छोटा सा राज्य केरल हमारा दक्षिण का राज्य है। यहाँ पर हमारे देश की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने 1996 में एक योजना बनाई कि हम अपने बजट का 40% पैसा पंचायतों को देंगे और पंचायतों ने उस पैसे से पीने के लिए अच्छे पानी की, अच्छे आहार की, स्त्रियों के विकास और शिक्षा के विकास पर जोर देने का कार्य किया। साथ ही साथ स्कूलों, आंगनबाड़ियों और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया। इन सब प्रकार के कार्यों को करने पर वहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है। ये नहीं कि अभी भी वहाँ सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं, परंतु दूसरे राज्यों से बेहतर है। उसी प्रकार का एक उदाहरण है कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका जो मध्य अमेरिका का बहुत छोटा सा एक देश है, उसने निर्णय लिया कि हम अपने देश में सेना नहीं रखेंगे, बल्कि सेना पर होने वाले व्यय को अपने लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरत पर खर्च करेंगे। कोस्टारिका की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देनी शुरू की, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। कोस्टारिका में स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और शिक्षा की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया जाता है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अंत में आप इस अध्याय के शब्द संकलन सार्वजनिक, निजी, चिकित्सा पर्यटन, संचारणीय बीमारियां, ओपीडी, नैतिक आचरण और जेनरिक दवाओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ें। धन्यवाद।